बचपन से ही मतलब मेरा पैशन था कि मुझे कुछ करना है, आगे चल के बिजनेस वूमेन बनना है। तब ये नहीं पता था कि गोल्ड का करना है कि क्या करना है, बस ये था कि कुछ करना है। मेरा पैशन था कि मुझे एक हाउसवाइफ या ऐसे घर में बैठना नहीं है, मुझे बिजनेस करना है और कुछ बनना है और अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। आपने कहा कि आप एक पटियाला जैसे बड़े शहर से फिर छोटे शहर में जाना, और मैंने देखा है कि मैरिज के बाद तो अक्सर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे ही बहुत बढ़ जाती हैं। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। वो थोड़ा सा टाइम बताओगे कि आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे थे कि मैं आगे जाके बिजनेस करूँगी, वो कैसा समय था आपका? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि देखिए जैसे मेरी मैरिज हो गई और मैंने अपना स्टोर खोल लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैरिज के एकदम बाद मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे हुए और थोड़ा सा मेरे को बच्चों में भी टाइम देना पड़ा। मेरे फादर का तो बहुत अच्छा होलसेलर है वो, बट आपको मालूम ही है कि फैमिलीज में जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी फैमिली से वो मुझे कई बार बोलते थे हेल्प, बट मैंने नहीं ली। मैंने वेट किया कि नहीं मैं वेट करूँगी, 12 साल मैंने वेट किया, बट मैंने उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की, बट मैंने उनसे कोई पैसा वगैरह लेके या कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, 1 रुपये का। और उसी के लिए मुझे 10-12 साल वेट करना पड़ा। मेरे ब्रदर भी मुझे शुरू से ही बोलते थे अभी कर लो बिजनेस, कि हम कर देते इन्वेस्ट। मैंने बोला नहीं, आपसे लेके मुझे नहीं करनी। अगर मैंने उनसे लेके करनी थी, मेरे फादर का तो होलसेलर थे वो, तो मैं तो 2001 से ही स्टार्ट कर लेती, बट मैंने क्यों 2013 तक उसकी वेट की। कोई ऐसा कस्टमर या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई फीडबैक जो आप शायद कभी ना भूल पाओ? जो मैंने काम किया वो एक बहुत महंगा काम, लग्जरी काम था गोल्ड डायमंड का, और उस गोल्ड डायमंड को एक विमेन चला रही है। ये तो इसके ऊपर तो और भी लोगों को डाउट हो गया कि ये लड़की है, क्या ही बेचेगी, कैसे ही करेगी, कैसे कैलकुलेट करेगी। आपने कहा कि जब आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे थे, आप अपने हस्बैंड की हेल्प करते थे उनके बिजनेस में। आज आपका खुद का बिजनेस है, क्या वो भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो बैक एंड पे बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने बेशक उनका फ्रंट फेस नहीं है, लेकिन बैक एंड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट कर दिया। कोई भी मेरा डाउनफॉल, कहीं भी मैं फंस जाती थी, वो कहते थे तू कर सकती है, तू क्यों डरती है, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ, तू कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। अगर लेडीज के साथ उनकी फैमिली की सपोर्ट हो तो वो सिर्फ घर ही नहीं चला सकती, वो पूरी दुनिया को चला सकती है। नहीं, यंगर सेल्फ को आप देखते होंगे कि उस टाइम पे आप हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आज उस यंगर सेल्फ को क्या कहना चाहोगे, या फिर बहुत सारे यंगस्टर्स आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे ग्रो करने में, एज एन इंस्पिरेशन आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले यंगर्स को तो मैं इंस्पिरेशन देना चाहूँगी, जो भी आप कुछ करना चाहते हो बस आप उसके लिए डेडिकेटेड रहो, स्ट्रांग रहो, और कभी डरो मत कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपके मन में कुछ भी बिजनेस करना, कुछ भी अपना जो भी आपने काम करना है, आपने उसको सोचा है तो आपने डरना नहीं। आपको लोग भी बहुत डराएंगे, आप सोचोगे मैं करूँ ना करूँ, आपने ये नहीं सोचना। तो पहला स्टेप लेना ही बहुत ज़रूरी है। बस आपने जैसे पहला स्टेप लिया, उसके बाद आपके लिए रास्ते खुद खुलते रहेंगे। अगर आज आप अपने टाइम को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से कंपेयर करोगे ना, तो सब कुछ बदल चुका है। खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, रिश्ते नाते, सब कुछ बदल चुका है। पर एक चीज़ आज भी सेम है, गोल्ड की अहमियत, गोल्ड की वैल्यू। वैसे तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू काफ़ी सस्ती होती थी, बट अगर कंपेयर करोगे तो उस टाइम पे भी गोल्ड उतना ही महंगा था हालातों के अकॉर्डिंग जितना आज महंगा है। और हमने देखा है कि यंगस्टर अक्सर ही अपने एल्डर्स को बोलते हैं कि काश गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, पर कभी किसी ने बोला है कि काश गोल्ड का बिजनेस किया होता? नहीं ना, क्योंकि हमारे जैसे इंसान को लगता है कि एक नॉर्मल दुकान खोलने में लाखों का स्टॉक रखना पड़ता है, गोल्ड के बिजनेस में क्या होता होगा। तो चलो आज गोल्ड के बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर से। मैम शैलजा वर्मा, नमस्ते मैम। नमस्कार। कैसी हैं जी आप? मैं बहुत बढ़िया जी। गोल्ड और ज्वेलरी, ठीक है, आपने इस बिज़नेस को चूज़ किया, इस इंडस्ट्री को चूज़ किया। स्टार्टअप कैसे हुआ आपका, इस इंडस्ट्री के साथ आपकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई? इंट्रोडक्शन तो देखिए ऐसा था कि जो मेरे पेरेंट्स का बिज़नेस था वो गोल्ड डायमंड का ही था। मैं बॉर्न ब्रॉट अप जो हुई हूँ वो इसी बिज़नेस में हुई हूँ, गोल्ड स्मिथ के। ओके। और 1970 से ही मेरे पापा का जो शोरूम था, मतलब मेरी सारी फैमिली, जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा दादू नानू, सब हम ज्वेलर्स हैं। तो ज्वेलरी को देखते ही, गोल्ड को देखते ही मैं उसी चीज़ में पली बड़ी हूँ, उसी में पड़ी हुई हूँ। बट उसके बाद मेरी मैरिज हो गई सोलन हिमाचल में। मैं वैसे बेसिकली पंजाब से हूँ। ठीक है। तो बट मेरी जो फैमिली का वहाँ, मेरी इन लॉज का और मेरे हस्बैंड का बैकग्राउंड था, बिजनेस का था, बट उनका गोल्ड
से कहीं दूर दूर तक कोई ओके। वो नहीं था। जी। तो वो लोग गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। बट मेरा हमेशा से ये था, बचपन से ही मतलब मेरा पैशन था कि मुझे कुछ करना है, आगे चल के बिजनेस वूमेन बनना है। तब ये नहीं पता था कि गोल्ड का करना है कि क्या करना है, बस ये था कि कुछ करना है। जी। और देखिए, मैं पंजाब के पटियाला जैसे बहुत बड़े शहर में पली बड़ी हूँ और बहुत हायर स्टडीज़ मैंने की है। जी। तो उसके बाद मेरी सोलन के एक छोटे शहर में मतलब मैरिज हो गई। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ एक बार थोड़ा सा मैनेज करना टफ लगा। बट फिर भी मैंने मतलब यही चूज़ किया कि यहाँ पे कैसे पहचान बनाऊंगी, ये टफ लगा सोच के कि जो विज़न था कि बिजनेस करना है या कुछ बनना है। बट फिर मैंने उसी रिसोर्सेज को वहीं से ही उसको मतलब छोटे शहर में होने के बाद ही उसको स्टार्ट कि कोई बात नहीं, जो मेरे पास है जी। मैं उसी में करूँगी। और मेरा पैशन था कि मुझे एक हाउसवाइफ या ऐसे घर में बैठना नहीं है, मुझे बिजनेस करना है और कुछ बनना है और अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। आपने कहा कि आप एक पटियाला जैसे बड़े शहर से फिर छोटे शहर में जाना, और मैंने देखा है कि मैरिज के बाद तो अक्सर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे ही बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि पूरे फैमिली को संभालना है, यहाँ होता है कि अपने पेरेंट्स आप अपनी मर्जी से चीज़ें करते हो, वहाँ जाके शायद कुछ ना कुछ चीज़ें तो चेंजेस आते हैं कुछ चीज़ों में। स्टिल आपने वो अपना एक ड्रीम पूरा करने की लाइन या फिर कह सकते हो अपने माइंड में वो माइंडसेट रखा कि मुझे कहीं ना कहीं वो बिजनेस शुरू करना है। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, वो थोड़ा सा टाइम बताओगे कि आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे थे कि मैं आगे जाके बिजनेस करूंगी, वो कैसा समय था आपका? हाँ, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि देखिए जैसे मेरी मैरिज हो गई और मैंने अपना स्टोर खोल लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैरिज के एकदम बाद मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे हुए और थोड़ा सा मेरे को बच्चों में भी टाइम देना पड़ा। लेकिन इन बिटवीन क्या किया, जैसे मेरे बच्चे 2-3 साल के हुए, लाइक 2000 से आप लगा लीजिए, 2001 से मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस था। तो मैं बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते थे तो मैं सारा टाइम उनके बिजनेस में देती थी। क्योंकि मेरा जो मन था वो बिजनेस की तरफ ही था। ठीक है। कि वो उनके साथ में सपोर्ट करती थी। फिर उनके बिजनेस में 2-3 बजे तक, जब तक मेरे पास बच्चों के आने का टाइम होता था, तब तक मैं उनके साथ हैंडल करती थी उनका बिजनेस। क्योंकि मैं घर पे कभी भी नहीं बैठना चाहती थी, और मैं सच बताऊँ मैं कभी बैठी भी नहीं घर पे। जब से मेरे बच्चे बहुत छोटे भी थे तभी से भी मैं अपने आप को बिजी रखती थी। तो फिर उनके साथ मैंने 8-10 साल हमने दोनों ने मतलब काम किया। और शुरुआत में ऐसा था कि देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत, हमारे पुश्तैनी कोई बहुत ज़मीन जायदाद है कि जिसको हम कुछ भी एनकैश करें और अपना बिजनेस खोल दें। तो हमें 8-10 साल इस बिजनेस में आने के लिए लग गए। क्योंकि गोल्ड डायमंड का बिजनेस एक ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको आप बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू करो। बिल्कुल, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, चाहे वो छोटी हो। बट इतना इजी नहीं है गोल्ड डायमंड का बिजनेस स्टार्ट करना। उसके लिए रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करने में 8-10 साल मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने उनके बिजनेस में उनका पूरा साथ दिया। तो हम दोनों ने इस टाइप से देखा कि हम आगे चल के कोई इस टाइप का कि तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा, मुझे कहते थे कि जो तो है तो, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई ना, हम वेट करेंगे, जैसे ही रिसोर्सेज होंगे तो हम करेंगे। देखिए, क्योंकि ऐसा है, मेरे पेरेंट्स तो, मेरे फादर का तो बहुत अच्छा होलसेलर है वो। बट आपको मालूम ही है कि फैमिलीज में जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो अपनी फैमिली से वो मुझे कई बार बोलते थे हेल्प, बट मैंने नहीं ली। मैंने वेट किया कि नहीं, मैं वेट करूँगी। 10-12 साल मैंने वेट किया। बट मैंने उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की। उन्होंने मुझे सप्लायर्स बताए, उन्होंने मुझे बताया कैसे गोल्ड सेल करना है, क्या कैरेट है, क्या है, वो सब मेरे फादर ने मुझे दिया। बट मैंने उनसे कोई पैसा वगैरह लेके या कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, 1 रुपये का भी। वही, हाँ बिल्कुल। और उसी के लिए मुझे 10-12 साल वेट करना पड़ा। नहीं तो मेरे फादर मेरे ब्रदर भी मुझे शुरू से ही बोलते थे अभी कर लो बिजनेस, कि हम कर देते इन्वेस्ट। मैंने बोला नहीं, आपसे लेके मुझे नहीं करनी है। और इसीलिए मेरे को, अगर मैंने उनसे लेके करनी थी, मेरे फादर का तो होलसेलर थे वो, तो मैं तो 2001 से ही स्टार्ट कर लेती। बट मैंने क्यों 2013 तक उसकी वेट की? उसकी वेट मैंने इसीलिए की क्योंकि 12 साल मुझे रिसोर्सेज वगैरह अपने इकट्ठे अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए, मतलब उस लेवल पे लाना चाहती थी ना पहले अपने आप को, सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, और उसको एनकैश किया। गोल्ड कैरेट की बात की आपने, व्हाट इज कैरेट एक्चुअली? कैरेट एक्चुअली गोल्ड की प्योरिटी होती है। कैरेट है जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। तो गोल्ड की प्योरिटी की जैसे 24 कैरेट तो हो गया गोल्ड बार, जो प्रॉपर गोल्ड हो गया, प्योर गोल्ड 999.9। तो इस 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और ज्वेलरी सॉफ्ट उसमें नहीं बनती है। ज्वेलरी बनेगी, जो गोल्ड ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट,
ज़्यादातर हम 22 कैरेट 916 सबसे अच्छी क्वालिटी हाँ 916 तो हाईएस्ट क्वालिटी है। 916 का मतलब 92% उसमें गोल्ड है जी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है 18 कैरेट, उसमें 75% गोल्ड है। उसके बाद आती है 14 कैरेट, उसमें है 58% गोल्ड, लगभग 58 to 60%। तो ये है कि जो डायमंड की सेटिंग होती है वो जितना हार्ड गोल्ड रहेगा उसमें होती है, जैसे 14 में या फिर 18 में। लेकिन जो गोल्ड है, जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो सिर्फ 22 कैरेट में हम लोग बनाते हैं 916 एज पर BIS हॉलमार्क की, मतलब अपनी गवर्नमेंट की और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये कैरेट हैं। तो ज्वेलरी मेकिंग, इसमें बहुत सारे चार्जेस भी आ जाते हैं ना, कि एक तो नॉर्मल आप ज्वेलरी बाय कर रहे हो, फिर उसके बिहाइंड जो चार्जेस होते हैं कि मेकिंग चार्जेस हो गए, टैक्सेस हो गए, वो सारी चीज़ें, उनके बारे में थोड़ा बताओगे आप? देखिए मेकिंग चार्जेस ऐसा है, देखिए अब मैंने आपको रॉ फॉर्म की बात की 24 कैरेट गोल्ड। अब ऐसा तो नहीं है आपको एक 24 कैरेट की मैंने डली दे दी या उसको एक बार दे दिया और उसको आप पहन के घूम रहे हो। ऑब्वियसली उसको आपको जैसे 22 कैरेट का बनाना है, उसमें पहले मेल्टिंग करेंगे, उस 22 कैरेट की उसकी मतलब उसकी फॉर्म लाएंगे, फिर उसको लेबर को देंगे। जो लेबर है वो भी आर्टिशन होते हैं, वो ऐसी ज्वेलरी का काम हर कोई नहीं कर सकता। बहुत परफेक्ट लेबर्स होती हैं जो कारीगर हैं, वो बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब वो एक अच्छा पीस बना पाते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली वो भी कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क करेंगे तो उसके ऊपर उनका भी खर्च होता है। उसके बाद उसको BIS हॉलमार्क करना, कैरेट में करना, कैड मशीनिंग टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है कोई भी ज्वेलरी को बनाने के लिए। पॉलिशिंग हो गई उसकी, मतलब उसकी ढलाई हो गई, उसकी कैड हो गई, जो भी प्रोसेस है, या फिर जड़ाऊ ज्वेलरी होगी तो उसको एक एक नगीने को उसमें जड़ना, उसमें वो करना, वो ये सब कई दिन लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनने के लिए। तो इस सब में उनकी लेबर, और देखिए ऐसा तो है नहीं कि सोना ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो वो उड़ जाता है, इधर उधर चिपक जाता है। तो वो वेस्टेज जो आप बोलते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं कि वेस्टेज क्या है, यही तो वेस्टेज है। जब हमने गोल्ड मान लीजिए 1 ग्राम से रिंग स्टार्ट की तो उसमें से कुछ मिलीग्राम तो हमारा वेस्ट ही हो गया ना, कटिंग में आ गया, पॉलिशिंग में आ गया, उड़ गया। तो वही हम आपसे ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कहते हो, लोग कहते हैं कि मेकिंग चार्जेस आप एक्स्ट्रा लेते हो। ऐसे एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? जितना हमारा लगा है, जो हमारे खर्चे आए हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। जो आपका एक मिनिमम मार्जिन, एक मिनिमम प्रॉफिट आप रख के लोगे, बस उतना ही तो लेते हैं। बाकी मेकिंग चार्जेस आप मुझे बताइए, अगर एक लेडी, मैं किसी भी लेडी से पूछती हूँ, वो उसने एक बाजार से ब्लाउज का पीस लिया या सूट लिया, अब वो टेलर के पास चली गई, ठीक है, अब वो उसको पता है कि अब ये टेलर काट रहा है, इसको बना रहा है, इसको सब कर रहा है, तो वो देख रही है कि हाँ मेरा तो बन रहा है, ठीक है जी, यार टेलर के इतने। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सूट या हमारा ब्लाउज उतने का नहीं होता जितनी हम उसके ऊपर टेलरिंग या स्टिचिंग दे आते हैं। तो वो क्या है? वो मेकिंग चार्जेस ही तो है, उन्होंने आपके लिए वो बनाया है। तो इसी तरह से बस वो जो चीज़ हमें सामने दिखती है तो हमें लगता है कि हाँ इसकी मतलब इसको लेबर हमने देनी है। वो जो आपके बैक एंड से बन के आ रही है, या जिसको आप नहीं देख पा रहे, हर कोई वहाँ, जितने भी लेबर्स के जहाँ पे भी वर्क करते हैं, हर कोई नहीं वहाँ जा सकता। वहाँ एक आम बंदे की वैसे वो ये नहीं होता कि आप वहाँ जाके देख रहे हो, उनको अलाउड भी नहीं होता, क्योंकि गोल्ड एक बहुत महंगी आइटम है। आपका इतना सा भी गोल्ड कहीं इधर उधर हो गया तो कैसे मैनेज करोगे? तो इस तरह से मेकिंग चार्जेस ऐसे रहते हैं। और सेकेंडली मेकिंग चार्जेस बहुत नॉमिनल जो हम लोग रखते हैं, ऐसा नहीं रखते कि भी कुछ भी लगा दिया मेकिंग चार्जेस। जितनी हमारे उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस आया, GST है हमारा 3%, और गोल्ड और उसका वेट, जो जैसे नगों का वेट हम कभी भी बीच में तोल के नहीं देते। अगर किसी चीज़ में कोई आपके स्टोन लगे हैं, मंगलसूत्र में कोई ब्लैक बीड लगी है, किसी चीज़ में आपका कोई स्टोन लगा है, तो हम कभी भी उसको आपको वेट के साथ तोल के नहीं देते। हम गोल्ड का वेट पहले ग्रॉस वेट लिखेंगे, फिर हम नेट वेट लिखेंगे। वो नेट वेट क्या है? उसमें से जो हमने माइनस किए उसके सारे स्टोन्स एंड ऑल, जो माइनस करके फिर नेट वेट के ऊपर हम आपसे गोल्ड का रेट लेंगे, और फिर ग्रॉस वेट के ऊपर हम उसकी मेकिंग लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बीड्स वगैरह भी तो उन्होंने लगाए हैं। तो ग्रॉस वेट पे मेकिंग होगी, उसके बाद 3% GST जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो लेके फिर आपका पूरा बिल इस तरह से ट्रांसपेरेंसी से बनाया जाता है। क्योंकि कल को आप 10 साल बाद, 5 साल बाद उसको सेल करने आओ तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मैंने उस टाइम इस चीज़ को दिया था, और ये मोती मैंने लेस करके दिए थे, और मेरे को ये पड़ा, मेकिंग पड़ी थी, और इतना और था। ये नहीं कि आपको हम कुछ भी दे देंगे, तो हम बिल के साथ ही सब कुछ देते हैं। विदाउट बिल हम कुछ भी चीज़ नहीं देते। आपको 1 ग्राम की चीज़ भी आपने अपनी शॉप पे, हमारी शॉप पे सिल्वर भी लेना है, एक पायल भी लेनी है, तो हम आपको GST के साथ, बिल के साथ देंगे, ताकि आपको बताओ कि आपने क्या लिया है, कितनी चांदी ली है, कितनी उसकी मेकिंग दी है,
और कितना सोना लिया है या उसकी मेकिंग दी है, तो डायमंड लिया है तो उसमें क्या क्या कैरेट थे या क्या उसकी डायमंड की क्या क्वालिटी थी और उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी क्या कॉस्ट दी है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। देखिए ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये शॉर्ट काम नहीं है कि आज आप आए और मैंने आपको कुछ भी मेकिंग चार्जेस लगा दिए। ये लॉन्ग टर्म है, मुझे आपको अपनी शॉप पे बार बार बुलाना है, तो आपके साथ आपके 10 फ्रेंड्स, आपके 10 रिलेटिव्स को भी बुलाना है। बिल्कुल। तो ये नहीं कि मैंने आपको कुछ भी लगा दिया और आपको नहीं मालूम। देखिए हर किसी को नहीं मालूम होता, मैं मानती हूँ ये बात कि सबको नहीं ये चीज़ें पता, बट आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग ऐसे मेरे पास कस्टमर आते हैं जो पहले से ही प्रिपेयर होते हैं, तो सब पता होता है। मैं तो उनको बोलती थी ये लो कैलकुलेटर, तुम खुद ही कैलकुलेट कर लो। कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करते हो आप? देखिए कस्टमर्स के तो ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही आजकल तो कस्टमर अप्रोच होते हैं। ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो, अपने डिज़ाइंस डालते हो, ठीक है। तो चाहे आपका लोकल कस्टमर भी हो तो फिर वो आपको सर्च करता हुआ आपके डिज़ाइंस को देख के, आपकी मेकिंग चार्जेस को देख के, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे पास आ ही जाते हैं। कुछ माउथ पब्लिसिटी भी हो जाती है, जैसे आपने लिया, आपने अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि वहाँ बहुत अच्छी ज्वेलरी है, या किसी मेरी फ्रेंड ने बोल दिया कि चलो मेरी फ्रेंड की शॉप है तुम वहाँ चले जाओ, तो इस तरह से भी कस्टमर अप्रोच होता है। अब जैसे आपने कहा कि रेफरेंस से कुछ आते हैं कुछ लोग ना, या कुछ कस्टमर्स, तो कुछ ऐसा डिस्काउंट वगैरह या कोई ऐसी स्कीम भी चलाते हो कि हाँ जी रेफरेंस पे आपको कमीशन वगैरह कुछ ऐसा हो? नहीं, एज इट इज़ ऐसा नहीं होता रेफरेंस पे कोई कमीशन एंड ऑल, बट ये हो जाता है कि रेफरेंस, जैसे हम टाइम टू टाइम, जैसे फेस्टिवल आ गए या मैरिज सीजन आ गया, तो उसमें हम डिस्काउंट्स वगैरह लगाते हैं कि भाई चलो थोड़ी सी मेकिंग चार्जेस कम कर दी, और तो क्या ही कर सकते हैं ना, गोल्ड का रेट तो जो चल रहा है वही चल रहा है। तो ऐसे नहीं, हम ऐसे कमीशन वगैरह पे कि आप कोई मेरे पास पर्सन ले आओ और मैं आपको कमीशन दे दूंगी, इस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट हमारी शॉप पे आइए, मतलब किसी के थ्रू भी आए हैं तो ठीक है, बट ये सोच के अगर कोई भी पर्सन मुझे भेजेगा कि भाई मेरी कमीशन होगी, तो मैं, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ, मैं मना कर देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे इस टाइप की डीलिंग पसंद नहीं है कि मैं किसी के थ्रू किसी को बोलूँ तुमको मैं ये दूंगी या ना कट, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम है मार्जिन। एक तो आप किसी के कहने पे आ गए, जो आपकी फ्रेंड थी, ऊपर से आगे मैंने बिल बना दिया, और उसमें भी चलो मैंने अपने आप को अपनी फ्रेंड की वजह से वैसे थोड़ा मोटा डिस्काउंट दे दिया कि आप मेरी फ्रेंड की फ्रेंड हो तो चलता है, लेकिन अब मेरी फ्रेंड भी उसमें मेरे से कट मांगे कि भाई मुझे भी कुछ दो, मैं इसको लेकर आई हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑन द स्पॉट कस्टमर के लिए हो सकता है, ऑन द स्पॉट होता है, जो थोड़ा बहुत बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसमें मार्जिन का वो नहीं है, मार्जिन बहुत कम है। गोल्ड की अमाउंट आपको ज़्यादा लगती है, आपको तो लगता है मैंने 2 लाख का गोल्ड लिया, लो जी मैंने तो इनको 2 लाख दे दिए, ये तो अब इनके हैं, लेकिन उस गोल्ड के हमने गोल्ड भी तो लेना है, हमने लेबर भी तो जो हम दे के आए हैं वो भी तो है, तो उसके बाद हमारे पास क्या मेकिंग चार्जेस में से तो थोड़ा सा बचता है, और वो हमारा हक भी है कि हम शॉप खोल के क्यों बैठे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो बस उतना ही। गोल्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, कि जो इंटरनेट पे जिस तरीके से गोल्ड की, अगर आज मैं जाके सर्च करूँ गोल्ड प्राइस टुडे, तो एक प्राइस लिखा आएगा, कुछ अमाउंट आ जाएगा 92, 95, आई डोंट नो इस टाइम पे कितना चल रहा है ना, तो क्या वो एक्चुअल प्राइस है, उसी प्राइस पे होता है गोल्ड, या कुछ चेंजेस होते हैं एक्चुअल ज्वेलरी में? नहीं, जैसे गोल्ड पे, जैसे MCX वगैरह पे आप जाके देखते हो जो गोल्ड प्राइस जैसे चल रहा है, तो उसमें और मार्केट के रेट में जो एक्चुअली ट्रेड हो रहा है, देखिए जो शेयर मार्केट में आप देख रहे हो, MCX पे आप देख रहे हो, लाइक 90,000 गोल्ड सपोज कीजिए चला हुआ है आजकल, इसी में चला है 92 के करीब, तो MCX पे आप देख रहे हो कि 90,000 है, और उसके बाद आप जब मार्केट में ट्रेडर के पास आ रहे हो, जो ट्रेडर जो बड़े बड़े ट्रेड कर रहे हैं, जो इसको एक्चुअल में फिजिकल में ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे 2,000 से 2,100 रुपये वो मार्केट से MCX से प्लस होता है। हाँ जी, वो प्लस होएगा, तो 24 कैरेट का रेट अगर आपको MCX 90,000 दिखा रहा है, तो एक्चुअल मार्केट में वो 92,100 या 200 ऐसे होगा। तो वो क्योंकि देखिए वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग है ना, वो तो एक मिनट एक सेकंड का आपको दिखा रहा है, और उसमें ट्रेड फिजिकल नहीं हो रहा। लेकिन जो फिजिकल ट्रेड है उसमें गोल्ड का रेट MCX से ज़्यादा आ जाएगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, लोग मुझे जाकर बोलते हैं टीवी पे तो इतना आ रहा है, पर टीवी पे इतना आ रहा है उसको छोड़ दो आप, हमारी एसोसिएशंस है, हमें दिल्ली एसोसिएशन के रेट आते हैं, जैसे हमारी चंडीगढ़ एसोसिएशन है या दिल्ली एसोसिएशन है, तो सबके एसोसिएशन के सुबह 10 बजे ही हमें रेट आ जाते हैं, तो हम उनको एसोसिएशन का रेट दिखाते हैं कि आज का ये रेट है, और हम अपने स्टेटस पे भी लगा के रखते हैं ताकि सबके साथ इक्वालिटी रहे। कोई भी कस्टमर आए
उसको ये ना लगे कि आज ये रेट था और इन्होंने मुझे ज़्यादा लगा दिया कि आज तो कम था। तो हमारा रेट इस तरह से चलता है, डिस्प्ले भी चलती है शोरूम पे और स्टेटस पे भी डेली हमारा रेट आता है। इनफैक्ट मैं कभी भूल जाती हूँ तो कस्टमर मुझे याद दिला देते हैं आज आपने रेट नहीं डाला। ओके, तो हाँ बिल्कुल, कि ठीक है ना, उससे कस्टमर को पता लगता रहता है कि मुझे कब खरीदना है कब नहीं खरीदना। जी। तो उसको रेट की क्लैरिटी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का वो है। तो गोल्ड के अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें, जैसे इसमें कैरेट्स हो गए, तो सिल्वर की क्वालिटी का कैसे पता हाँ लगेगा? बिल्कुल, सिल्वर में भी क्वालिटी होती है 92.5। ओके, 92.5 जो 92.5% उसमें सिल्वर होगा जो ज्वेलरी है। ओके, हाँ जी, और वो हॉलमार्क होगी, वो भी BIS हॉलमार्क है। ये सिल्वर के ऊपर लगा होता है? हाँ बिल्कुल, हर ज्वेलरी पे आप एक छोटी सी रिंग भी लोगे उस पे भी 92.5 हॉलमार्क BIS का स्टैंप लगा होगा, 5 स्टैंप लगे होंगे। ओके, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पर्सनली मैंने जो चीज़ फील किया कि दिवाली पे आई थिंक लोग खरीदते हैं सिक्के, आई डोंट नो दिवाली पे या धनतेरस, हाँ। तो उस टाइम पे ना जो सिक्के बिक रहे होते हैं उन पे कुछ ऐसा स्टैंप नहीं होती, बट अलग अलग कंपनीज के वो सिक्के बिक रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं जी ये सिक्के होते हैं, इनका वैसे कोई कंपनी की तरफ से वो नहीं होता, मतलब कोई हॉलमार्क या कोई स्टैंप नहीं होती, पर हाँ गारंटी है। नहीं ऐसा नहीं है। हॉलमार्क के सिक्के आते हैं, बड़े ब्रांड्स के सिक्के आते हैं, जैसे हम MMTC ब्रांड जो पैन इंडिया और पैन इवन की बाहर भी अगर MMTC की मतलब इस टाइप की मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि है कि कंपनीज नहीं, बट है। MMTC हो गया, ACPL हो गया, ये ब्रांड्स हैं कुछ। हम उनके ही सिक्के बेचते हैं। 999.9 उनकी प्योरिटी थी, उनके ऊपर स्टैंप लगी होती है, उनके ऊपर पूरा 999.9 हॉलमार्क होता है। मैं कभी भी सिक्का, मेरे को देखिए मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आती है धनतेरस पे। मान लीजिए जो मैं सिक्का जो ब्रांड का दे रही हूँ, अगर 1 लाख रुपए चांदी है समझो, तो 1000 पे और प्लस उसके ऊपर थोड़ी सी मेकिंग चार्जेस जो भी 100-200 रुपए, 1200 उसका सपोज करो मेरा सिक्का हो गया। वैसे इतना 200 भी नहीं लेते, 100 ही होता है, 1100 रुपए ना। लेकिन वही सिक्का कस्टमर मेरे को आके मार्केट में बोलता है कि मेरे को 600-700 का मिल रहा है। ये होता है हमारे साथ, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि 600-700 वाला जो सिक्का लेके आ रहे हो उसमें चांदी तो 20-30% है, और कई बार तो उसमें चांदी होती ही नहीं है। ओके, हाँ, तो आप 999.9 का सिक्का लेके जाओ। आप क्यों लेते हो विदाउट ब्रांड का और विदाउट हॉलमार्क? हम कभी भी विदाउट हॉलमार्क सिक्का नहीं बेचते। देखो आज 2013 से मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कस्टमर्स को भी मालूम है, जो मुझे सुन रहे होंगे ना उनको ये बात पता है कि शैलजा के पास दूसरे कोई सिक्के ऐसे नहीं मिलते कि जैसे कस्टमर कहते हैं 10 ग्राम का सिक्का लेना, यार 500-600 में आ जाएगा। अरे भाई, अगर चांदी लाख रुपये चल रही है, नहीं आएगा, वो मेरे पास नहीं है। फिर मैं बोलती हूँ क्यों लेना है, वो जो 500-600 की लिया है उसकी तो वैल्यू 200 रुपये ही है, उसमें चांदी तो 200 रुपये की है जी। क्यों ले रहे हो तुम? 500 रुपये और खर्च कर लो, 1000-1100 का ये वाला सिक्का ले लो प्योरिटी का। तो मेरे सिक्कों की मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा सेल है धनतेरस पे, कि सीधा कस्टमर मेरे पास आता है, उनको पता है कि हमें प्योर चीज़ कहाँ मिलेगी। और मेरे ऑनलाइन भी मेरे सिक्के बहुत चलते हैं। अब हमारे पास हैप्पी बर्थडे कॉइन है, हैप्पी बर्थडे। अब किसी को भी आप एक बर्थडे गिफ्ट देना है, कि हम कपड़े ढूंढते हैं, कुछ देते हैं कि उनको पसंद आए ना पसंद, कोई ऐसी हमने उनको चीज़ दे दी जो उनको यूज़ की नहीं है जी। तो मैं तो कहती हूँ क्यों ना एक बर्थडे कॉइन दो उनको, हैप्पी बर्थडे उसके ऊपर लिखा हो 999.9 का वो कॉइन है, तो वो हमेशा उनके पास रहेगा और उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आज चांदी लाख रुपए है तो उसकी मान लीजिए 1000 रुपये की उसमें चांदी है, तो कल चांदी 1.5 लाख रुपए होगी तो वो 1500 का हो गया। बिल्कुल, तो उसकी वैल्यू एक बढ़ती रहेगी। और उसको किसी को भी आप वो गिफ्ट दोगे, अपने नियर डियर को किसी को भी दोगे, तो वो हमेशा उसको संभाल के रखेगा और उसको याद रहेगा कि इस पर्सन ने मुझे ये चीज़ दी थी, और देखो ये मैंने आज 10 साल हो गए मैंने तब भी संभाल के रखा। और कभी भगवान ना करे कोई इमरजेंसी किसी बंदे को भी आ जाती है, किसी भी, चलो मैं ये नहीं कहती सिक्का तो क्या ही चीज़ है। एक बात है कि आपको जैसे सबने गिफ्ट दिया है, कुछ भी दिए सोने चांदी के, तो आप उनको एनकैश भी कर सकते हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर जी, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आपको सामने वाला हमेशा याद रखेगा। मेरे जो सिल्वर कॉइन्स, ये बर्थडे कॉइन्स हैं, इनकी बहुत ऑनलाइन पे बहुत हिट सेल है। बहुत हिट, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है कि हम बर्थडे पे हमने कुछ ना कुछ देना है, तो हम क्यों ना ये दें। इवन कि हमारे पास एनिवर्सरी, इसको देखते हुए हमने एनिवर्सरी के भी निकाले हैं। ये आप ऑनलाइन भी भेजते हो या सिर्फ? हाँ, नहीं ऑनलाइन, जैसे पेज से आ जाते हैं लोग। ऐसे मेरा कोई वेबसाइट नहीं है अभी, ठीक है, बट पेज से आ जाते हैं। पेज पे एडवर्टाइज किया तो वहाँ से मैं पूरे इसमें इंडिया में कोरियर करती हूँ। विद बिल? हाँ, विद बिल कोरियर करते हैं।
और उनको पहुंचाते हैं। जी, जैसे हमने गोल्ड की क्लैरिटी या फिर क्वालिटी के बारे में बात किया ना, उसी तरीके से चांदी की, बट एक आम कस्टमर के लिए उस चीज़ को सिर्फ एक स्टैम्प के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आम घरों में बोला जाता है कि चांदी अगर काली हो जाए शायद तो असली होती है, या नहीं हो तो असली होती है। ये मिथ्स बनी हुई हैं, आई डोंट नो कि विच इज़ राइट। तो ऐसा कुछ कि गोल्ड में भी की पहचान की जा सके या फिर चांदी की, ऐसा कुछ है जो एक आम कस्टमर पता कर सके? नहीं, चांदी में ऐसा नहीं है कि चांदी आपकी काली होगी तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। चांदी देखिए ऐसा मेटल है कि जल्दी से दूसरे केमिकल का रिएक्शन एकदम से पकड़ लेता है। लाइक आपने परफ्यूम लगा लिया या आपने कोई ऐसी क्रीम लगा ली जिसके ऊपर ऐसा कोई केमिकल था जिसने उसको थोड़ा ब्लैक कर दिया, या फिर पहने भी थोड़ा सा, जैसे जो आप शोरूम से निकाल कर आते हैं उससे चमक होती है ना, तो थोड़ा सा पहनते वो हल्का डल हो जाती है या हल्की ब्लैकिश भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतनी ऐसे नहीं हो जाता कि बिल्कुल ही काली होगी या बिल्कुल ही होगी, इसमें शाइन, उसमें हल्का सा आप मतलब कोलगेट पाउडर भी लगाओगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो मैंने देखा अपना टिप आपको दे दिया। चलो ठीक है, आई थिंक इसकी सबको जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और तभी मैंने दिया है कि हल्का सा कोलगेट पाउडर आप उसके ऊपर लगाओ, सूखा हल्का सा गीला करके उसको, अपने कड़ा है, चेन है, और उसकी क्वालिटी के लिए हार्मफुल नहीं है। ना, और वो बिल्कुल फिर से वाइट हो जाएगा जैसे आपने न्यू लिया था। ओके, क्या बात है। सो थोड़ा सा आपके इस बिजनेस की जर्नी के बारे में दोबारा से बात करते हैं। आज आपके बच्चे हैं, आपकी एक प्रॉपर फैमिली है, ठीक है, आज इस बिजनेस को कैसे मैनेज कर पा रहे हो? अब तो बहुत अच्छा है। शुरू में तो थोड़ा बच्चे थोड़े छोटे थे तो थोड़ा सा टफ था, बट अब तो सब, अभी मेरे बच्चे भी मेरा साथ देते हैं, वो भी देखते हैं कि हमने मन इतना अच्छा एक बिजनेस ग्रो किया है, जिसमें वो बैक एंड पे तो मेरे साथ रहते हैं कि आप मम्मा करो, हम आपके साथ ही हैं। सब जो मतलब जो भी ये लेटेस्ट चीज़ें हैं वो मेरे बच्चे ही मुझे बताते हैं कि भाई मम्मा ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हमने सोशल मीडिया पे आना है, हमने ये करना है, वो करना है। और वो सारा बाहर का काम जो भी परचेजिंग करने हैं, किसी को मतलब सेल करना है, पेमेंट लेके आने देना है, वो सब वही करते हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ शॉप पे बैठ के बस चेयर संभालती हूँ और अपना सोशल मीडिया को प्रमोट करती हूँ, बाकी सारा काम मेरे दोनों बेटे करते हैं। ठीक है जी, क्या बात है जी। सो आज आप इसको और एक्सपेंड करने के बारे में भी सोच रहे हो, जैसे आपने ऑनलाइन थोड़ा बहुत, जैसे आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम, जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने इस बिज़नेस को सोलन के बाहर भी एक्सपेंड करने का सोच रहे हो? ऐसा स्टोर में तो नहीं मैं करना चाहूँगी कि भी मैंने एक स्टोर कहीं किसी जगह पे खोलूँ, लेकिन हाँ मैं इसको सोशल मीडिया के थ्रू अपना बड़ा करना चाहती हूँ बिज़नेस को, जैसे ऑनलाइन हो गया, या लोग, मैं कुछ इतनी अच्छी वैरायटी दे दूँ उनको, इतना अच्छा मतलब मेकिंग चार्जेस दे दूँ कि वो मेरे पास सोलन भी आ जाए शॉपिंग करने। तो ऐसा, क्योंकि स्टोर्स देखिए खोलना, मैनेज करना कोई बहुत इजी काम नहीं है, गोल्ड डायमंड का काम है ये। आप सोचो कि आप आपके हर शहर में, अगर हम लोग जैसे मीडियोकर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक शहर में एक शोरूम खोल के और फिर उसको मैनेज करेंगे, बहुत टफ होता है। आपको हमेशा मतलब सामने रहना पड़ता है, बेशक आपका स्टाफ हो, बट आपको चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ती है, क्योंकि जो कस्टमर है वो आपको देख के आ रहा है, और स्टाफ तो आपको पता है बदलते ही रहता है। स्टाफ तो आज कोई लड़की है अनमैरिड है, फिर कल उसकी शादी हो गई, या किसी वजह से लड़के छोड़ के चले गए जॉब, तो वो उनके ऊपर नहीं, वो कस्टमर हमारे ऊपर ही राय करता है। अगर हम सोचेंगे हमारा स्टाफ कहीं हैंडल कर लेगा, हम शोरूम से फिर शोरूम्स खोल देते, चलो आज हमारी कैपेसिटी है बट ज़रूरत नहीं है उसकी। इसी को हम सोशल मीडिया के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे स्टोर पे आए। हाँ, मैं उस स्टोर को वहाँ पे बहुत बड़ा कर दूँ, वो बात अलग है। क्या बात है। हाँ, ठीक है। और आपने कहा कि न्यू स्टोर खोलना इट्स नॉट ईजी इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, एंड डेफिनेटली कि पहला स्टोर खोलना भी इतना ईजी नहीं रहा होगा। खोलने के बाद कभी जैसे बिजनेस चल रहा है एंड स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली ग्रो करने में बहुत ही हार्ड वर्क लगा होगा, कभी माइंड में ऐसा है कि नहीं छोड़ देते हैं, बहुत मेहनत लग रही है या फिर नहीं हो पा रहा? हाँ देखिए, देखिए लाइफ में ऐसे मतलब ऐसे तो पॉइंट्स आते रहते हैं कि लाइफ है, ऐसे तो है नहीं कि जैसा हम सोचेंगे कि वो वैसे ही चलेगी। तो इसमें ऐसा था, जब मैंने 2013 में अपना शोरूम खोला था, तो ये शोरूम की हमारी खुद की बिल्डिंग थी, तो उसी में एक शॉप थी जिसको मैंने अपने शोरूम में कन्वर्ट किया। मतलब हमने एक नई शॉप या उस पर इन्वेस्ट करने की ना तो हमारी कैपेसिटी थी, ना ही हमने ज़रूरत समझी। तो हमारे पास वो जो शोरूम था वो थोड़ा सा मार्केट से, सोलन की मार्केट से थोड़ा सा साइड में था, थोड़ा हटके था। तो शुरू में तो लगा सबको कि हाँ यहाँ क्या ही चलेगा और ये क्या है, बट उसके बाद वो मैंने उसको मतलब बहुत अच्छे से हमने कस्टमर का ट्रस्ट बनाया, उनको अच्छी चीज़ें दी, अच्छे डिज़ाइन दिए, तो फिर कस्टमर ने धीरे धीरे हमारे पास उस साइड वाले बिजनेस में भी जो शॉप थी उस वहाँ पे हमारे आना शुरू कर दिया। जब वो आना शुरू कर दिया तो 2018 या 19 के करीब की बात है, तो मुझे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब मैं एक शोरूम जो है वो मैं मेन मार्केट में खोल लेती हूँ। तो मैंने एक शोरूम खुद का परचेज़ किया
और फिर उसमें स्टॉक डाला। वो मेरा मेन मार्केट में था, मतलब सोलन के बिल्कुल हब में, द मेन मार्केट में जी। तो अब हमारा पहले वाला जो लोकेशन था वो तो था ही, और बट दूसरे वाला लोकेशन भी था। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही सिखाना चाहती थी हमें सबक। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वो शोरूम ओपन किया, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे मेरे बहुत फाइनेंशियल, ऑब्वियसली कुछ भी आप नया खोलोगे तो आपके फाइनेंसेस तो फंस ही जाते हैं, आपको लगाना पड़ता है सब कुछ करके। तो वैसे ही कोविड आ गया। ओके। हाँ, तो कोविड आ गया तो आपको मालूम ही है, कोविड में बहुत ज़्यादा मतलब क्रैश हो गई मार्केट। और लोगों को गोल्ड, तो लोग दूर दूर तक सोच नहीं रहे थे कि गोल्ड हम लें, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपनी जान की पड़ी थी कि पता नहीं ये कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, और हमें पैसे अपने जो हैं वो सेव करके रखने हैं, इमरजेंसी। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने पूरे इस टाइम स्पैम में देखा है, जो गोल्ड की मार्केट क्रैश हुई थी वो कोविड में हुई थी। आपको मालूम होगा, मतलब शेयर मार्केट तो अप हुई थी बिल्कुल, क्योंकि वो फिजिकल गोल्ड या फिजिकल वो चीज़ें नहीं थी, बट जो एक्चुअली मार्केट है, जो फिजिकल गोल्ड की मार्केट है, जैसे ज्वेलरी मार्केट या जो भी कोई भी बिजनेस को, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे उसमें गोल्ड में सबसे ज़्यादा क्रैश तभी आया था बिजनेस को लेके। तो जैसे जैसे हुआ कि मैंने एक शोरूम खोला, उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ना कुछ, और वो थोड़ा सा, और आफ्टर कोविड का भी बहुत इफेक्ट रहा, मतलब कोई साल 1.5 साल तक इस चीज़ का इफेक्ट चला है। तो 1.5-2 साल का स्पैम वो हो गया, और उसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत स्टेप ले लिया। एक बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दूं, बट फिर सोचा कि नहीं, ये कोई बात नहीं, सिखाती है ज़िंदगी में। अगर हमें फ्यूचर पहले ही पता होगा तो हम क्यों ही करेंगे वो चीज़, लेकिन हमने जब किया तभी तो हमें पता लगा। तो किस्मत कुछ और सिखाना चाहती थी। मैंने कभी कभी ऐसा होता कि आपका एक आगे लिया हुआ कदम ना, पीछे किया हुआ कदम आपको बहुत आगे बढ़ा देता है। तो मैंने एक कदम पीछे लिया, अपना एक कदम पीछे लिया, मैंने उस नए वाले स्टोर को सेल आउट कर दिया और बंद कर दिया, और मैं फिर से अपने पुराने स्टोर पे, जो कि मेरा साइड मार्केट में था, जिसमें मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। मेरे पास पार्किंग थी इजीली, और लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे पसंद नहीं करते गोल्ड खरीदना, क्योंकि सोलन एक छोटा सा शहर है, वहाँ हर कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, गोल्ड की शॉप पे बैठे थे, क्या खरीदा, प्राइवेसी नहीं मिलती ना लोगों को। फिर अच्छा जी, ओ मैंने अपनी बहू को देखा था आपकी शॉप पे थी, क्या लिया, मतलब वहाँ तो कोई भी गोल्ड, देखिए गोल्ड होगी, प्रॉपर्टी होगी, लोग बताना नहीं चाहते किसी को। तो ये जो प्राइवेसी वाली वो थी ना, वो मेरे पास वहाँ पे थी, और पार्किंग थी बिल्कुल, गाड़ी लगा के आप चाहे 4 घंटे मेरी शॉप पे बैठे रहो, आपको कोई चालान काटने नहीं आएगा। लेकिन मार्केट में तो ऐसा कुछ नहीं था, ना तो वहाँ पार्किंग थी और ना ही वहाँ प्राइवेसी थी, और कस्टमर का ट्रस्ट था वो मेरे पास पहले से ही था। तो जब मैं वापस अपने पहले वाले शोरूम को मैंने रीओपन किया, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना प्यार कस्टमर्स का मिला। जो मेरे पहले यहाँ पे कस्टमर्स थे जो वहाँ मार्केट में नहीं आते थे, वो सब वापस आ गए। सब ने बोला शैलजा तूने बहुत अच्छा किया, तू यहाँ फिर से वापस आ गई, कि हम वहाँ कैसे ही आते। ठीक है जी। तो इस तरह से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे स्टोर्स खोलोगे या बहुत सारे, आप तभी तरक्की करोगे। वो ठीक है, मेरे साथ हुआ तो मैंने करके मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैं ये नहीं कहूँगी भगवान तो हम नहीं है ना कि हमें कुछ भी बताओ, बट मैंने बैक स्टेप लिया, उसको सेल आउट किया। सोसाइटी ने बहुत क्वेश्चंस भी किए कि ना फेल हो गए या व्हाटएवर, बट मैं फेल नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि मेरा आने वाला कदम उससे भी बड़ा है। तो उसके बाद मैंने, आज 3-4 साल हो गए इस बात को, और मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया। और मैं थैंक गॉड, मैं भगवान से थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे वो चीज़ करने के लिए मतलब वो दिया कि नहीं, क्योंकि मेरा सपना जो था उसको मैं छोड़ नहीं सकती थी इतनी आसानी से। ऐसे इतना इजी नहीं है छोड़ना, कि इतने सालों का जो मैंने ब्रांड बनाया, अपना सपना जिसको मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, सिर्फ सोलन में नहीं पूरी दुनिया में। क्या बात है जी। तो आपके कस्टमर्स आपके पास वापस आए, बहुत ही अच्छी बात है। बट अब इस पॉडकास्ट के बाद और भी बहुत सारे कस्टमर आना चाहेंगे, तो वो आपको कहाँ मिल सकते हैं, प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताइए। बिल्कुल, मेरे को मेरे स्टोर पे मिलेंगे। स्टोर कहाँ पे, उसके एग्जैक्ट लोकेशन है? हाँ जी, मैं बताती हूँ। हमारा स्टोर जो है वो सोलन में है, सोलन के सपरून में। सोलन में एक एरिया है, बाईपास से एक साइड में रोड कटता है, सपरून एरिया है वो। ठीक है। सपरून पोस्ट ऑफिस के पास ही हमारा शोरूम है। पहले देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 में, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, तो वहाँ पे कोई भी कमर्शियल ऐसे शॉप नहीं थी, कुछ भी कमर्शियल नहीं था। लेकिन आज 10 साल के स्पैम में अब वहाँ पे सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, कमर्शियल हो गया, इवन रिलायंस स्मार्ट पॉइंट हो गया, बड़े अच्छे मतलब स्टोर, हार्डवेयर के स्टोर हो गए, सब मेरे आसपास ही हैं। सबसे पहले मेरा स्टोर खुला था वहाँ पे, तो उसके बाद वो इतना मार्केट डेवलप हो गया कि अब वो साइड नहीं रहा और मेन मार्केट है, मतलब सपरून सोलन
अगर आप बोलोगे बाईपास से अगर आते हैं, KFC है वहाँ मेन, सबको पता है KFC से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है जो मेरा स्टोर बस साथ ही है। कोई ऐसा कस्टमर या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई फीडबैक जो आप शायद कभी ना भूल पाओ, जो आप शेयर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फीडबैक हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। कि देखिए ऐसा हुआ कि शुरू में जब मैंने शॉप ओपन की तो ऐसा होता है कि मतलब जो मैंने काम किया वो एक मतलब बहुत महंगा काम, लग्जरी काम था, गोल्ड डायमंड का, और उस गोल्ड डायमंड को एक विमेन चला रही है, ये तो इसके ऊपर तो और भी लोगों को मतलब डाउट हो गया कि ये लड़की है क्या ही बेचेगी, कैसे ही करेगी, कैसे कैलकुलेट करेगी। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या है कि हम जब भी शोरूम पे जाते हैं, किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, तो वहाँ हम एक मतलब थोड़े मैच्योर्ड पर्सन को देखते हैं कि सामने वो बैठे हैं, उनके बेटे काम कर रहे हैं, उनके लिए स्टाफ काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये मैच्योर्ड पर्सन है तो इनको अच्छे से मतलब नॉलेज होगी और ये मुझे अच्छा ही देंगे। बट एक मतलब 30-32 साल की लड़की हमें क्या ही देगी। स्टार्टिंग में लोगों ने जैसे मेरे पे डाउट किया था, फिर मेरी डिज़ाइनिंग को देख के, मेरी मतलब प्योरिटी को देख के, जो मेरी सारा काम करने का स्टाइल था कि हर एक चीज़ पे, मेरी शॉप पे काम करने का मेरा एक ही स्टाइल है कि मेरे पास गाँव का पर्सन आ जाए, मेरे पास शहर का पर्सन आ जाए, मेरे पास कोई बूढ़ा आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई यंग बच्चा आ जाए 20 साल का, मेरा रेट सबके लिए सेम है। यही मेरे बिजनेस की मेन यूएसपी है। आप 20 साल का बच्चा भी आ जाए, मैं ये नहीं सोचूंगी इसको कुछ पता नहीं तो इसको कुछ भी लगा के दे दो, या कोई गांव से बेचारे आगे जिनको कैलकुलेट करना भी नहीं आता, लोग मेरे आगे ऐसे पर्स रख देते हैं कि लो मैडम आप ही काउंट कर लो। तो क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनको मालूम है कि मैंने उनको क्या देना और किस रेट पे देना है। तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कस्टमर्स देते हैं कि आपने हमें इतना कुछ सिखाया है, इतना मतलब हमें अच्छा अपने नॉलेज देते हो आप हमें, ऐसी तो हमें कोई भी ज्वेलर नॉलेज नहीं देता जो आप हमें बिठा के समझाते हो ये ऐसा है ये वैसा है। तो हमने तो बहुत सारी पहले भी ज्वेलरी ली है बट कभी ना हमें ऐसा समझाया नहीं था। तो जैसे मेरे कस्टमर्स मुझे बोलते हैं कि शैलजा तू तो छा गई, तूने तो बहुत अच्छा काम किया और तेरे डिज़ाइंस बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट से, तू इसको और प्रमोट कर, तू इसको और प्रमोट कर। वो मुझे पुश करते हैं, वो खुद मुझे पुश करते हैं कि करो इसको और अपने डिज़ाइन सबको दिखाओ। आपने कहा कि जब आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे थे आप अपने हस्बैंड की हेल्प करते थे उनके बिजनेस में, आज आपका खुद का बिजनेस है, क्या वो भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो बैक एंड पे बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने बेशक उनका फ्रंट फेस नहीं है लेकिन बैक एंड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट कर दिया। कोई भी मेरा डाउनफॉल, कहीं भी मैं फंस जाती थी, वो कहते थे तू कर सकती है, तू क्यों डरती है, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ, तू कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। उनका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था। और देखिए ऐसा है, एक रोल हमको सारे निभाने पड़ते हैं, वाइफ का भी रोल है, मैं बच्चों की माँ भी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, मुझे सब रोल निभाने पड़ते हैं। और मतलब ऑब्वियसली लेडीज से उम्मीद की जाती है कि वो घर और बाहर दोनों को इक्वली संभाले। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सपोर्ट ही तो चाहिए। अगर हस्बैंड या बच्चे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या फैमिली, आपके इन लॉज आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे करोगे? लेकिन मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो भी कह देते थे मम्मा कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे, आप कस्टमर देखो फिर हमें खाना सर्व कर देना। तो मतलब चलता है ऐसे, सपोर्ट तो की है उन्होंने और हस्बैंड ने भी हमेशा सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर लेडीज़ के साथ उनकी फैमिली की सपोर्ट हो तो वो सिर्फ घर ही नहीं चला सकती, वो पूरी दुनिया को चला सकती हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी दुनिया को चला सकती हैं, बट सपोर्ट होना चाहिए पीछे। बिल्कुल, बस। तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं अपने हर काम को लेके, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर बिजनेस का हो। खैर आज आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया और दिख भी रहा है कि आप उससे खुश भी हैं। तो अगर यही चीज़ आज आप इस अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हो, अपने यंगर सेल्फ को आप देखते होगे कि उस टाइम पे आप हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज उस यंगर सेल्फ को क्या कहना चाहोगे? या फिर बहुत सारे यंगस्टर्स आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे ग्रो करने में, एज एन इंस्पिरेशन आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले यंगर्स को तो मैं इंस्पिरेशन देना चाहूँगी, जो भी आप कुछ करना चाहते हो बस आप उसके लिए डेडिकेटेड रहो, स्ट्रॉन्ग रहो और कभी डरो मत कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपके मन में कुछ भी बिजनेस करना, कुछ भी अपना जो भी आपने काम करना है, आपने उसको सोचा है तो आपने डरना नहीं है। आपको लोग भी बहुत डराएंगे, आप सोचोगे मैं करूँ ना करूँ, आपने ये नहीं सोचना, आप उसको करो तो सही, तभी तो आपको मालूम होगा आपने किया कैसे किया उसको, क्या है आपने उसमें क्या खोया है, क्या बनाया है, तो धीरे धीरे आपको वो सब सिखा देगा। तो पहला स्टेप लेना ही बहुत ज़रूरी है। बस आपने जैसे पहले
पहला स्टेप लिया, उसके बाद आपके लिए रास्ते खुद खुलते रहेंगे। आप एक बार शुरू तो करो। मैं हाउस वाइफ्स हैं, घर में लेडीज़ हैं, मैं सबको कहना चाहती हूँ अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करो कि उससे तुम्हें कुछ इनकम भी आए, कुछ अर्न भी करो, और फिर उस अर्निंग को सेव करो और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट करो। तो तुम्हारी खुद की इतनी पहचान, अपने पास इतना फाइनेंशियली तुम फ्री हो जाओगी कि तुम्हें, मैं नहीं कहती अपने हस्बैंड से ना लो, बट तुम उनके आगे ऐसा ना करो कि हाँ मुझे मेरा कोई मन है, मैंने किसी ट्रिप पे जाना है, मैंने कोई ड्रेस लेनी है, तो तुम सोचो कि ओहो ये ही मुझे दिलवाएंगे। नहीं, जब तुम्हारे पास खुद की इनकम होगी, खुद का कुछ होगा, तो तुम खुद जाके ले आओगे और उन्हें आके दिखाओगे देखो मैंने आज ये लिया है। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि और यंगर सेल्फ को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो देखो मुझे पैशनेट हमेशा से थी, लेकिन इस बिज़नेस में जैसे कुछ ऐसे मैंने कुछ पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर दी जैसे 2012 से पहले भी, जो मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टाइम उसमें प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल में ना करके मुझे गोल्ड में कर लेनी चाहिए थी। तो फिर मेरा गोल्ड का बिज़नेस 2008-9 में ही ओपन हो जाता। क्या बात है। हाँ, तो ऐसा मतलब उसमें मैंने ये महसूस किया कि उस टाइम मेरे से थोड़ी सी, तब गोल्ड का रेट और भी काफ़ी कम था, लेकिन जिस टाइम मैंने स्टोर खोला उस टाइम तो काफ़ी अप हो चुका था, लाइक 34,000 चल रहा था 2013 के करीब। हाँ जी, लेकिन उससे पहले 16-17 2008 में 9 में 14-15-16 हज़ार के आसपास का रेट था 8-9 में। ठीक है। तो बस वही मिस करती हूँ कि थोड़ा सा मतलब उस टाइम अगर बिजनेस का माइंड तो था, बट वो थोड़ा पहले डिसीजन ले लिया होता। आई थिंक वो भी एक लर्निंग ही थी। हाँ, बिल्कुल। बाकी तो मैं तो देखे भगवान के ऊपर मानती हूँ, जिस टाइम उन्होंने जो चीज़ आपको देनी है ना, उन्होंने वो उसी टाइम देनी है। आप भले ही सोचते रहो, ठीक है, आप अपनी तरफ से अपना वो 100% दो। मैं ये नहीं कहती सब कुछ भगवान पे छोड़ दो खुद ही हो जाएगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आप अपना 100% दो और उसके बाद भगवान आपके लिए रास्ते खुद खोल देंगे, आपको खुद बताएंगे कब आपने करना है, और उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो वो करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। अब ये मैं ऐसे ही बताती हूँ कि जैसे मैंने जब शोरूम क्लोज किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कर दिया और मैं ये होगी, मुझे पता था भगवान की कोई ना कोई तो अच्छी चीज़ है जो मैं ये बैक स्टेप ले रही हूँ, तो मैं इसको आगे मतलब कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा है। हमेशा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है नेगेटिव अपनी लाइफ में, अप डाउन में, तो आप ये मत सोचो कि लो जी सब कुछ खत्म हो गया, क्या पता आपका उससे भी बेटर कुछ आने वाला है। तो देखो उसके बेटर मुझे बस इतना, मतलब जिस टाइम मैं थोड़ा सा डाउन में थी अपने मतलब लोज में, तो मैंने उस टाइम ये देखा कि क्या मैं करूँ, कैसे मैं करूँ। मैं सोशल मीडिया पे आई उस टाइम मैंने अपने आप को जब स्टोर्स बंद थे, जब सब ऑनलाइन, जब कोविड था तो सब लोग ऑनलाइन पे ही कुछ ना कुछ कर रहे थे, उस टाइम मैं आई सोशल मीडिया में, उस टाइम मैंने अपने चैनल्स बनाए, उस टाइम मैंने ये सब कुछ किया। तो एट ए टाइम जैसे जो मैंने शॉप को क्लोज किया कि वो तो मेरी नीड थी ना, कि मेरे पास सेल नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने खर्चे भी करने थे, वो कैसे करती। लेकिन सोशल मीडिया को मैंने उसी टाइम कोविड के दौरान ही मैंने जाना, और इसकी ताकत को भी मैंने तभी जाना, और आज सोशल मीडिया ने तो मुझे पंखी दे दिए हैं, पूरे में उड़ रही हूँ। आई होप कि आप उड़ते ही रहो और ज़्यादा ग्रो करो। आपको बहुत सारे कस्टमर्स ने आज जाना होगा, एंड दूर दूर से कस्टमर्स आपके पास आएंगे, नॉट जस्ट फॉर बिजनेस, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज भी है। एंड थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।